क्वेश्चन में एक ये भी आता है इसमें कि फ्रिंज विड्थ कितनी है, डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, लेकिन ये जो डी लैम्डा बाई डी है ये होती फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट जिसमें वन कलर, वन कलर ओनली, जिसमें एक ही रंग है। मतलब रेड लाइट है तो वो प्योर रेड है, उसके अंदर प्योर रेड है, ना उसके अंदर ग्रीन है, ना उसके अंदर ब्लू है, ना उसके अंदर येलो है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपकी लेजर से निकलती है, जो लेजर छोटा सा टॉर्च होता है, लेजर टॉर्च, वो बिल्कुल प्योर मोनोक्रोमेटिक होता है। उसमें से अगर वो रेड कलर का है तो केवल रेड कलर की लाइट निकलती है, अगर आपके पास ग्रीन कलर का है तो केवल ग्रीन कलर की लाइट निकलेगी, उसमें और कोई कलर मौजूद है ही नहीं। लेकिन जो नॉर्मल हमारे सोर्स होते हैं उनमें उनमें कोई भी मोनोक्रोमेटिक नहीं होता। जैसे आपका एलईडी बल्ब है या सीएफएल है, नॉर्मल लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक कभी नहीं होते, और उसके ऊपर आप पिन्नी चला दो तब भी मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगे। अक्सर देखा होगा आपने कि जो ये मेले वगैरह होते हैं बस सजावट के लिए वो बल्ब के ऊपर पिन्नी बांध देते हैं, पिन्नी चढ़ाते हैं, या उसे रंग में डुबो दिया, रंग कर दिया। तो उससे क्या होता है, रेड कलर पे पेंट कर दिया, उसके ऊपर रेड पिन्नी चला दी तो रेड ही बाहर निकल कर आएगा, बाकी रुक जाएंगे। लेकिन वो जो रेड बाहर निकल कर आता है वो भी प्योर रेड नहीं होता, उसमें भी और कुछ और भी कलर्स होता है। तो मोनोक्रोमेटिक वर्ड याद रखिएगा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक लाइट ऐसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कलर है, भले ही वो वायलेट है या ब्लू है या रेड है, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, केवल एक कलर है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो जो भी आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज करनी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज करनी है। अगर आपने दो अलग अलग रंग की एक साथ लाइट यूज कर ली तो क्या होगा, अभी आपने डिस्कस करा कि अगर रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट ले लोगे तो फ्रिंज विड्थ लगभग आधी हो जाएगी, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ लगभग आधी है किससे, रेड से। ब्लू की जगह अगर आपने रेड ले लिया, ब्लू की जगह अगर आपने ब्लू से एक्सपेरिमेंट किया और फिर आपने रेड ले लिया तो लगभग लगभग दुगनी हो जाएगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ लगभग डबल है किससे, ब्लू से, ब्लू लाइट से। लेकिन अगर आपने एक साथ दो लाइटें इंसिडेंट करा दी, सोर्स ही आपने ऐसा लिया जिसमें ब्लू भी निकल रही रेड भी निकल रही है, तो क्या होगा, दो पैटर्न बनेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, रेड का भी बन जाएगा और ब्लू का भी बन जाएगा। तो इसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट के बजाय व्हाइट लाइट ले ली जाए तो फिर फ्रिंज पैटर्न में क्या डिफरेंस आएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट के बजाय अगर व्हाइट लाइट ले ली जाए तो फिर फ्रिंज पैटर्न में क्या डिफरेंस आना है। देखिएगा जरा, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय व्हाइट लाइट ले ली जाए तो क्या होगा, देखो मैं ये बना रहा हूँ विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ जो वेव लेंथ है, वेव वायलेट की सबसे छोटी है और वेवलेंथ रेड की सबसे बड़ी है, बीच के मैंने छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, वायलेट के लिए सबसे छोटी और रेड कलर के लिए फ्रिंज विड्थ बीटा की वैल्यू सबसे बड़ी निकल कर आएगी। ग्रीन लगभग बीच में पड़ता है, तो ग्रीन की वायलेट से छोटी होगी, बड़ी होगी फ्रिंज, और रेड से छोटी होगी। अब आपने पीछे से व्हाइट लाइट ले ली, मतलब याद कीजिए जो हमारा यहाँ सोर्स था, या पीछे जो एक सोर्स रखा था हमने ऐसे, ये वाला सोर्स जो रखा था, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रखा जाता है नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में। रेड है तो केवल इन दोनों से रेड ही आगे चले स्क्रीन तक, ब्लू है तो ब्लू ही चले आगे। लेकिन आपने यहाँ ले लिया व्हाइट लाइट सोर्स, तो व्हाइट लाइट में कौन से होंगे, सारे के सारे कलर से। तो इसका मतलब हर कलर के लिए फ्रिंज पैटर्न बनना है, हर कलर के लिए फ्रिंज पैटर्न बनना है अपना अपना, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, कुल मिलाकर खिचड़ी बन जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा पूरे फ्रिंज पैटर्न का। कैसे हो जाएगा समझ लो, देखो दो फ्रिंज पैटर्न बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, ठीक है। ये आपकी हो गई स्क्रीन, ओके। मैं इस बार केवल ब्राइट फ्रिंज बना रहा हूँ रेड कलर से, ये ब्राइट फ्रिंज हो गई जी किसकी, रेड कलर की।
फिर जितनी विड्थ इस रेड कलर की ब्राइट फ्रिंज की उतनी विड्थ पे डार्क आएगा, और फिर क्या बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी रेड कलर की, फिर इतना ही छोड़ करके फिर ब्राइट बनेगी, किसकी बनेगी, रेड कलर की बन जाएगी। यहाँ इतना ही छोड़ के ये बन गई रेड कलर की ब्राइट, फिर इतना ही छोड़ करके बन गई रेड कलर की ब्राइट। ठीक है, ये इस तरह बनती चली जाएंगी। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि ये मेरी जो है ये वाली, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, प्राइमरी मैक्सिमा है, रेड कलर वाला। अब इसके साथ ब्लू कलर भी पीछे से आ रहा था, तो प्राइमरी मैक्सिमा तो जीरो लोकेशन पे बनना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी मैक्सिमा ब्लू का ये बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि जो ब्लू की फ्रिंज विड्थ है वो तो रेड वाली फ्रिंज विड्थ से आधी होगी लगभग लगभग। फिर जितना ये ब्लू छोड़ा है उतना ही स्पेस छोड़ने के बाद में ब्लू, ब्लू के जितनी ब्लू की विड्थ है उतनी विड्थ छोड़ने के बाद में यहाँ, यहाँ बनेगी ये ब्लू कलर। ये प्राइमरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर आएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ब्लू का। मतलब दो पैटर्न बन जाएंगे आपके, अगर रेड और ब्लू कंसीडर कर रहे हैं तो। अब देखना जरा ध्यान से, इसके साथ ग्रीन भी आ रहा है, रेड वाली रेड व्हाइट लाइट के साथ। तो ग्रीन की जो फ्रिंज विड्थ है वो थोड़ा और ब्लू से चौड़ी होगी, तो ग्रीन की फ्रिंज विड्थ ये सेंटर पर सब एक साथ बनने वाली है। तो बीच में लगभग लगभग सारे कलर्स पहुंचेंगे। तो ये जो आपका प्राइमरी मैक्सिमा है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, वो सेंट्रल पार्ट है ये ऑलमोस्ट व्हाइट होगा, क्योंकि यहाँ रेड की भी बनी है या ब्लू की बनी, ग्रीन की भी, ऑरेंज की बनी। ऑलमोस्ट व्हाइट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रेड कलर ज्यादा दूर में फैल गया, ब्लू कलर कम फैला, तो रेड कलर की इंटेंसिटी घट गई, रेड कलर का इफेक्ट घट गया। इसलिए 100% व्हाइट तो नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट व्हाइट होगी। लेकिन जरा देखें ध्यान से, ये ब्लू फिर ये ग्रीन फिर येलो फिर ऑरेंज, सबसे बड़ी कौन सी बनी, सबसे चौड़ी कौन सी विड्थ है, रेड। तो इसके जो किनारे हैं ये एज, ये कैसे होंगे, दोनों रेड होंगे। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एक सिंगल कलर की नहीं होगी, बल्कि बीच का हिस्सा लगभग लगभग इसका ऑलमोस्ट व्हाइट होगा, क्योंकि यह सारे कलर्स की पहुंच रहे हैं। और किनारे पर पहुंच रहा है केवल रेड, क्योंकि रेड की फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम है। तो किनारे इसके कैसे होंगे, इसके किनारे एजेस इसके रेड हो जाएंगे। अब ये तो प्राइमरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा की बात क्या करेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा जो बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसा बनेगा कि इसका जो प्राइमरी मैक्सिमा के बराबर वाला सिरा है, यहाँ तो पहुंचेंगे सारे कलर, लेकिन बाहर वाले सिरे पर पहुंचेगा केवल रेड कलर। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के का आउटर एज, आउटर एज कैसा होगा, रेड होगा। और इसका जो अंदर का किनारा, ये आउटर एज है और ये अंदर का किनारा, यहाँ लगभग सारे कलर्स पहुंच जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये ऑलमोस्ट वाइट होगा, हालांकि 100% वाइट नहीं होता। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। इसके बाद में पैटर्न क्या होगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आपको मिनिमा नहीं बनेगा। कहीं किसी का मिनिमा है तो किसी दूसरे कलर का वो मैक्सिमा। पता चला रेड वाले के मिनिमा पे ग्रीन वाले का मैक्सिमा बन गया, ग्रीन वाले के मिनिमा पे वायलेट वाले का मैक्सिमा बन गया। तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपका फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फ्रिंज के, एक कलर के मैक्सिमा की जगह पर किसी दूसरे कलर का, तो सॉरी, एक किसी कलर के, एक कलर के मिनिमा की लोकेशन पर दूसरे किसी कलर का मैक्सिमा बन रहा होगा। और वो मिनिमा तो यहाँ कोई बचेगा ही नहीं, मिनिमा का मतलब डार्क रीजन, डार्क रीजन कोई बचेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, डिफ्यूज सारा का सारा पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपको दिखाई देगी ऐसी, जिसमें कि इसका बीच का पार्ट ऑलमोस्ट व्हाइट है, किनारे इसके रेड होंगे। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आपको दिखाई देगा थोड़ा सा गैप छोड़कर, गैप गैप भी कम हो जाएगा। ये जो मिनिमा वाला गैप है ये कम हो जाएगा बहुत, क्योंकि इस मिनिमा वाले जो प्राइमरी का रेड कलर का मिनिमा, वहां तो वायलेट कलर का मैक्सिमा बन रहा होगा। तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के का जो नियरर एंड है टूवर्ड सेंटर ब्राइट फ्रिंज, ये तो व्हाइट होगा ऑलमोस्ट, और जो दूर वाला हिस्सा वो रेड होगा, क्योंकि रेड ही वहां पहुंच पा रहा है, बिकॉज ऑफ विड्थ ऑफ रेड फ्रिंज इज मच लार्जर। सेंट्रल मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा का जो बीच का रीजन है, सेंट्रल रीजन है, ये ऑलमोस्ट व्हाइट होगा, 100% व्हाइट नहीं होगा, ब्लूइश व्हाइट होगा ये। इसमें ब्लू कलर का झलक होगी, ब्लूइश व्हाइट।
हल्की ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर कम जगह पर फैला हुआ है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। हालांकि सूरज की लाइट अगर आप ले रहे हो तो फिर ब्लू कलर उसमें होता ही कम है, और किनारे पर केवल रेड पहुंचा है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल रीजन, सेंट्रल प्राइमरी मैक्सिमा का सेंट्रल रीजन ऑलमोस्ट व्हाइट और इसके किनारे रेड। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का नियरर एंड, जहां रेड ब्लू ग्रीन सब पहुंच गए, ऑलमोस्ट व्हाइट, और जो बाहर का सिरा आउटर एज वो रेड होगा क्योंकि वहां केवल रेड पहुंच रहा है। इसके बाद पूरा प्रिंट पैटर्न डिसेप्ट हो जाएगा, एक दो ही दिखाई देती है फिर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कलर का मिनिमा उसी जगह किसी दूसरे कलर का मैक्सिमा भी बन रहा होगा। इस फिगर को देखें आप, ये प्राइमरी मैक्सिमा है। प्राइमरी मैक्सिमा का जो सेंटर है, बीचों बीच का पार्ट है, वो तो बहुत ब्राइट है, और फिर ब्राइटनेस घटती चली गई कहाँ? जहां पर फर्स्ट मिनिमा आया वहां ब्राइटनेस घट के 0 हो गई, एक साइड भी और उसके अपोजिट साइड भी। फिर ये ब्राइटनेस बढ़नी शुरू हुई, जहां फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना वहां ब्राइटनेस मैक्सिमम हो गई, और फिर जहां सेकंड मिनिमा बन रहा है वहां पर ब्राइटनेस फिर से 0 हो गई। तो पूरे के पूरे जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है उसमें ब्राइटनेस सब जगह एक सी नहीं होती। ब्राइट फ्रिंज की भी जो सेंट्रल पार्ट है, इसका बीचों बीच का हिस्सा, वहां ब्राइटनेस होती है मैक्सिमम। जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आएगा तो इसमें भी यहाँ मैक्सिमम होगी ब्राइटनेस, इसके इधर कम होती चली जाएगी। तो ये एक्चुअली जो हम फाइंड करते हैं ये इसके लिए फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ 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 देखो, जो वेव्स पहुंच रही हैं प्राइमरी मैक्सिमा के रीजन पर, उनके बीच में फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 0 है, तो प्राइमरी मैक्सिमा बन गया। और जो पहुंच रही है यहाँ फर्स्ट मिनिमा पर, उनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 और फेज डिफरेंस कितना है? पूरा का पूरा एग्जैक्टली पाई। तो फिर क्या हुआ, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिला, यहाँ मिनिमम मिनिमा बन गया। यहाँ फेज डिफरेंस 0, यहाँ फेज डिफरेंस पाई, लेकिन इसके बीच में यहाँ जहाँ फेज डिफरेंस 0 से ज्यादा है, पाई से कम है, मान लो π/2 है या π/3 है, यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पाथ डिफरेंस λ/2 है। लेकिन इनके बीच का ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जहां ना तो पार्ट डिफरेंस 0 है ना λ/2 है, λ/2 से कम है 0 से ज्यादा, ये λ/2 से कम है 0 से ज्यादा, λ/2 से कम है 0 से ज्यादा, यहाँ एग्जैक्टली λ/2 हुआ। तो जहां एग्जैक्टली λ/2 हुआ वहां तो मिनिमम बन गया, 0 हो गई इंटेंसिटी, लेकिन जहां जहां 0 है पार्ट डिफरेंस वहां पर मैक्सिमम बन गया। इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एग्जाम में आ चुका है। हमें क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। ये पहले आप सुपर इम्पोजिशन में कर चुके हैं, ठीक है। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो फिर इंटेंसिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? के ए स्क्वायर, ठीक है, के ए स्क्वायर। अब यहाँ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपका क्या होता है? a1 इज इक्वल टू a2, और मैंने इसको लिख लिया a0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बना? a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a0 cos फाइव। कितना आ गया बोलो? a0 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो बाहर निकल गया इसका। मैं एक्चुअली मैं ए स्क्वायर ले लूँ क्योंकि हमें ए स्क्वायर का सही मतलब है। तो ये बना 2a0 स्क्वायर प्लस 2a0 स्क्वायर cos फाइव, ठीक है। ए स्क्वायर 2a0 स्क्वायर से कॉमन आ गया 1 प्लस cos फाइव। जरा इसे cos π/2 में बदलना, जरा कैसे बदला जाएगा? बदलो जरा, ये पूरा बन जाएगा आपका cos कोस स्क्वायर 5/2, ठीक है।
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो गई, के टाइम्स ए स्क्वायर का ये रहा पूरा, 2 a0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर π/2, के यहाँ से हम हटाए थे। अच्छा ये तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई। अच्छा किसी एक वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द वेव, I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I0, कितना होगा ये, के a0 स्क्वायर। समझ आई बात, एम्पलीट्यूड पर प्रोपोर्शनल होता है। तो के a0 स्क्वायर क्या है, के a0 स्क्वायर है किसी भी एक सुपर इम्पोजिंग वेव की इंटेंसिटी। तो यहां से मैं क्या करूं, देखना जरा ध्यान से, ये के 2 a0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर π/2, नहीं मैं एक मिस्टेक कर गया भाई, मैं यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना ये, स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 4 यस हो जाएगा और ये 2 और। अच्छा इस पूरे को उठा करके क्या रख लिया मैंने, देखो किसी एक सुपर इम्पोजिंग वेव की इंटेंसिटी I0। तो फिर अब आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिकम्स व्हाट, 2I0 कॉस स्क्वायर π/2। ये तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी आ गई, चाहे वो मिनिमा वाला पॉइंट हो या मैक्सिमा वाला। अब क्वेश्चन में आया कि इसी से मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस निकाल कर आओ, जो हमने पहले भी निकाली थी। अभी क्या 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 मिला हमको, अभी हमको मिला कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इक्वल्स 2I0 कॉस स्क्वायर π/2 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। ये कब पॉसिबल है, 2 0 नहीं हो सकता, I0 0 नहीं हो सकता, तो फिर कब पॉसिबल है ये, कॉस स्क्वायर π/2 इक्वल्स 0, यानी कि कॉस 90 कॉस π/2, या नहीं, तभी तो 0 बनेगा ये, मिनिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए। तो ये 90 हो गया, तो यहाँ से आपका फाई कितना निकल कर के बताओ, फाई निकल कर आएगा 180 डिग्री और पाई, या इन जनरल फाई निकल कर आएगा आपका कितना, 0 से 1 होता है सर। यस सर। पाई हो गया, फिर 3 पाई हो गया और 5 पाई हो गया एंड सो ऑन। और कॉरस्पॉन्डिंगली फेज पाथ डिफरेंस, ये तो फेज डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस जहाँ पाई होता है पाथ डिफरेंस, वहाँ पाथ डिफरेंस होता है λ/2, जहाँ 3 पाई होता है वहाँ होता है 1.5 λ/, हाफ लैम्डा, या फिर 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैक्सिमा के लिए ये कंडीशंस निकल कर आ गई, किसके लिए कंडीशन निकल कर आ गई, मिनिमा के लिए। क्या कंडीशन है कि फेज डिफरेंस पाई 3 पाई, या इन जनरल कितना 2n-1 पाई होना चाहिए, इन जनरल वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए 2n-1/2 लैम्डा होनी चाहिए, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। फिर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए आपका, कॉस स्क्वायर π/2 कितना हो, ±1 हो, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस फाई की। और ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब आपका क्या हो, फाई की वैल्यू कितनी हो बताओ, फाई की वैल्यू आपकी बनेगी या तो 0 जीरो बनेगी, या 2 2 पाई पाई या 4 पाई और सो 4 ऑन। पाई। मतलब फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फाई की वैल्यू 2n पाई होनी चाहिए, और n की वैल्यू यहाँ कितनी है 0 1 2 एंड सो ऑन। कॉरस्पॉन्डिंगली पार्ट डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस था, कॉरस्पॉन्डिंगली पार्ट डिफरेंस कितना हो, या तो 0 हो, लैम्डा हो, या 2 लैम्डा 3 लैम्डा, मतलब क्या हो n लैम्डा। तो ये कंडीशंस निकाल ली हमने इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से कंडीशंस निकाल ली किसकी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा कब बनेगा, जब फेज डिफरेंस 2n पाई हो, n की वैल्यू 0 1 2 3, या पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो। मिनिमा कब बनेगा, जब फेज डिफरेंस 2n-1 पाई हो, या n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, या फिर आपका पाथ डिफरेंस 2n-1/2 लैम्डा हो, n की वैल्यू यहाँ पर होगी कितनी 1 से स्टार्ट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में कहा, इस क्वेश्चन में कहा क्या कहा, क्वेश्चन मेरे साथ, क्वेश्चन में कहा आपसे क्या, वेवलेंथ और
फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या क्या था, देखो जरा। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू था आपका कितना, पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। अब पाथ डिफरेंस कितना बताओ जी, लैम्डा है, लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 2 पाई, सिंपली आंसर आपका 2 पाई आ गया। तो जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां एक्चुअली फेज डिफरेंस 2 पाई है। और इंटेंसिटी कितनी है आपकी, आई नॉट। फॉर्मूले में लगा लो इसे, फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स 4 I0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। कितनी इंटेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक। ये आपको एक्चुअली I0 दे रखा, आई डैश की वैल्यू। और ये हमें यहाँ इससे कोई मतलब भी नहीं है, एज इट इज रहेगा। और कब दे रखा है, जब आपका फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। 2। तो ये आंसर आपका कितना रह जाएगा, बल्कि ये आई तो नॉट के तो दाई हमें रिजल्टेंट गिवन है ना, मैं इसको आई बना दूँ। सर के इंटेंसिटी के दाई तो आपको यहाँ के दिया हुआ है, ओके। तो चलो यहाँ तो आई नॉट ही रखे रहने देंगे हमने। तो अब ये आंसर कितना आया बताना जी जरा। ये आपका कॉस स्क्वायर पाई बन गया, 2 से 2 कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर पाई बन गया। तो 4I0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, पाई कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। -1 है ना। तो -1 का यस स्क्वायर सर। हो गया +1। बट सिंपली +1 के की वैल्यू ये निकल कर आ गई आपकी, के इज इक्वल टू 4I0 स्क्वायर। अब जहां आपका पाथ डिफरेंस λ/3 है, वहां आप फेज डिफरेंस निकाल लो। तो डेल्टा फाई कितना बनेगा आपका, डेल्टा फाई आपका बन जाएगा पाथ डिफरेंस ये डेल्टा एक्स 2 बाय पाई बाई लैम्डा 2 इंटू 2 पाई। तो ये कितना बनेगा आपका, 3। λ/3 बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। तो सिंपली ये हो गया 2 पाई/3। अब अगली बार फिर से इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ रखो आप वैल्यू, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और जहां 4I0 आएगा उसकी जगह रख देना आपके। तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। करके दिखाऊं क्या पूरा, बोलो। नो सर। ये तो 60 आपका कर फेज दीजिए। डिफरेंस आ गया है, ये 5 आ गया आपका फेज डिफरेंस। अब इसे किस फॉर्मूले में रखोगे, इसे रखोगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। और ये आपको फाइंड करना है। और जो आपकी 4I0 है, कहीं पर अगर 4I0 ना आ रहा हो तो जबरदस्ती 4I0 बना देना, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ करके। उस 4I0 स्क्वायर की जगह आप रख दोगे क्या, के की वैल्यू रख दोगे फिर आप। I0 ही आ जाएगा फिर तो I0 आ जाएगा आई स्क्वायर। नॉट I0 स्क्वायर इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नहीं मैंने यहाँ मिस्टेक कर रखी है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है वाला क्वेश्चन, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है ना। 2I0 cos स्क्वायर 5/2 है, क्लियर है। तो इस तरह से ही निकल जाएगा। इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंडीशन है ये भी। ये आपकी सोर्स स्लिट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसके सामने रखी थी डबल स्लिट्स, ठीक है। और फिर आपने ये रखा है क्या, स्क्रीन। स्क्रीन और डबल स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। सोर्स स्लिट और डबल स्लिट के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल एस, कैपिटल एस। और ये जो सोर्स स्लिट है, इसकी ओपनिंग है एस, स्मॉल एस। स्मॉल एस क्या है, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट। ये सोर्स स्लिट कहलाती है, ये S1 और S2 कहलाती है आपकी डबल स्लिट। कैपिटल एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स स्लिट प्लेन, जिस प्लेन में सोर्स स्लिट रखी हुई है, एंड डबल स्लिट प्लेन। सोर्स स्लिट का प्लेन और डबल स्लिट के प्लेन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल एस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनती है आपकी, सस्टेन्ड फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस स्मॉल एस बाय कैपिटल एस, स्मॉल एस बाय कैपिटल एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डी बाय लैम्डा। डी क्या चीज है यहाँ पर,
डी आपके दोनों स्लिट S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है एज यूजुअल। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो फ्रिंज पैटर्न सामने बनेगा ही नहीं। उसका मैथमेटिकल पूरा एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। स्मॉल एस बाई कैपिटल एस लेस देन और इक्वल टू लैम्डा बाई डी होना चाहिए। स्मॉल एस क्या है? स्मॉल एस है विड्थ, इसकी खुला हुआ हिस्सा। विड्थ का मतलब समझते हो? ये मेरी उंगलियों के बीच में स्लिट बन रही है, इसकी जो ये है ये विड्थ कहलाएगी आपकी। मैं अगर पास लिया उंगलियों को तो विड्थ घटा रहा हूँ मैं स्लिट की, मैं दूर ले जाऊं तो विड्थ बढ़ा रहा हूँ स्लिट की। ठीक है, तो स्मॉल एस विड्थ ऑफ द स्लिट है, सोर्स स्लिट की, और ये कैपिटल एस सोर्स स्लिट जिस प्लेन में रखा हुआ उस प्लेन वो प्लेन, और डबल स्लिट जिस प्लेन में रखी हुई इन दोनों प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल एस। लैम्डा वो है उस लाइट की वेव है जो लाइट यूज करके आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो, और डी क्या चीज है? डी वो है दोनों डबल स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसके लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा इसमें आती है, इंटरफेरेंस इन रियल लाइफ। इंटरफेरेंस इन रियल लाइफ में इंटरफेरेंस कहाँ होता है? बहुत सारी जगह है हमारा जहाँ इंटरफेरेंस होता है, रियल लाइफ में हो जाता है इंटरफेरेंस। देखो, एक तो हमें सूरज के जो कलर दिखाई देते हैं वो रेनबो में दिखाई देते हैं, रेनबो। लेकिन रेनबो का जो फॉर्मेशन है उसमें इंटरफेरेंस का कोई रोल नहीं है, वहाँ TIR है और डिस्पर्जन है। लेकिन ऐसे से ही कलर रेनबो सा ही बनता हुआ आपको दिखाई देता है। कभी आपने ध्यान से देखा हो कि सड़क पर बारिश हुई है और बारिश में जगह जगह तेल के पैच होते हैं, वो रंगीन दिखाई देने लगते हैं तेल। जब हमारा व्हीकल चल रहा होता है, व्हीकल में से कहीं ना कोई ऑयल टपकता है, मोस्ट ऑफ द केस इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल। और जब सड़क सूखी है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन सड़क अगर हल्का फुल्का पानी है सड़क के ऊपर तो पानी के ऊपर वो तैर जाता है, पानी के ऊपर तैरता है। और उसकी जो विड्थ है, विड्थ ऑफ ऑयल लेयर, वो बहुत बढ़िया डबल स्लिट की तरह काम कर देती है इंटरफेरेंस के लिए। कैसे काम कर देती है देखो, ये आपका नीचे वाटर है और वाटर के ऊपर एक लेयर आ गई। किसकी लेयर आ गई? ऑयल की लेयर आ गई। अब हुआ क्या कि लाइट ये आई, इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। याद रखिए हमेशा, whenever there is refraction there is reflection। कुछ पार्ट अंदर गया और फिर ये ऑयल से वाटर में जा रहा तो फिर एक बार रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ एक बार फिर से रिफ्लेक्शन हो गया। मैं थोड़ा एयर की, इस लिक्विड की लेयर को थोड़ा बड़ा करके बनाऊं। ये लिक्विड की लेयर है और ये नीचे इसके पानी है सारा का सारा। तो कहीं से लाइट रे आई, एक ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, थोड़ा सा पार्शन इसका अंदर गया। कहाँ गया? ऑयल के अंदर। फिर ऑयल और वाटर का इंटरफेरेंस है तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, वाटर में जाने से पहले रिफ्लेक्शन, और फिर ये एयर में निकल कर आ गई तो फिर रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों लाइट रे कहीं जा करके मिलती हैं, वहां सुपर इम्पोजिशन होने से क्या हो जाता है? इंटरफेरेंस हो जाता है। कहाँ मिली जा करके? हमारी आंख के अंदर। अब अगर यहाँ से चलने वाली, इस पॉइंट से चलने वाली लाइट रेज रेड कलर के लिए मैक्सिमम बना रही तो हमें ये रेड दिखाई देगा। इससे थोड़ी डिस्टेंस पर यहाँ भी लाइट रे आ रही होंगी, यहाँ से चलने वाली लाइट रे हो सकता है किसका? ब्लू कलर के लिए मैक्सिमा बना रही हो, तो हमें ये पोर्शन जहां से वो लाइट आ रही है ब्लू दिखाई देगा, बाकी येलो ग्रीन वगैरह अलग अलग पॉइंट दिखाई देंगे। तो किसी भी ऑयल लेयर के ऊपर, पानी के ऊपर जब वो बनी हुई होगी,